रिश्ते। आज एक बार फिर चल पड़ी थी उस रास्ते पर जिसे 10 साल पहले पीछे छोड़ते हुए हर सुख सुविधाएं पा लेने की इच्छा की कैदी बनकर संदीप संग फेरे लेने को तैयार हो गई थी। रोहन आवाज़ देता ही रह गया, श्वेता मुझे कुछ वक्त और दो, मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते ही तुम्हारे संग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। मगर मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती रोहन। संदीप एक स्थापित डॉक्टर है और मेरे पेरेंट्स की पसंद है। पापा मम्मी से अब मैं शादी को कैंसिल करने को नहीं कह पाऊंगी। संदीप और उसके पेरेंट्स मुझसे मिल चुके हैं और दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद ही यह शादी तय हुई है। अब इसे रोका नहीं जा सकता। रुक जाओ श्वेता प्लीज़, मेरी खातिर। पहली बार उसने रोहन की आंखों में आंसू देखे थे। उसके भीतर अब उन आंसुओं का सामना करने की ताकत नहीं थी और वह वहां से अपने अगले सफ़र की ओर बढ़ गई। 1 महीने बाद डॉक्टर संदीप संग फेरे लेकर एक बैंक क्लर्क की बेटी कई नौकर चौकरों वाले बंगले में आ गई। श्वेता ने भी शुरुआती दिनों में पंख फैलाकर खूब उड़ान भरी। 20 दिनों का हनीमून और उसके बाद कुछ महीने सफ़र ख्वाबों के पूरा होते यथार्थ के मखमली गद्दे पर बीता। किसी राजमहल की रानी सी श्वेता कई नौकर चाकरों, सास ससुर और हैंडसम डॉक्टर पति के साथ जीवन के मज़े ले रही थी। समय के साथ खुशी के खुमार भी यथार्थ के धरातल का सामना करना ही पड़ता है। संदीप अपनी क्लिनिक में व्यस्त रहने लगे। समय समय पर असिस्टेंट के भरोसे क्लिनिक छोड़कर कई दिनों के लिए उन्हें शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। ऐसे वक्त में श्वेता बेहद अकेलापन महसूस करने लगी थी। शहर में रहते हुए भी संदीप व्यस्त ही रह सकते थे। श्वेता का दिन कैसे बीता इसे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, पर रातें उनके बिस्तर पर पहुंचते श्वेता को अपनी दिनचर्या निपटा कर कमरे में मौजूद रहना होता था, वरना अगले कुछ दिन भारी मानसिक तनाव में बीतने तय थे। सोने के बंद पिंजरे में कैद पंछी की भी खुली आकाश में उड़ने की इच्छा खत्म नहीं हो पाती। यह तो एक इंसान का मन था, एक औरत का मन जो अपनी जिंदगी काफ़ी पल अपने उस प्रेमी के भावों संग जी चुकी थी, जो उसकी एक चाहत पर मैचिंग दुपट्टा तक के लिए अपना सारा काम छोड़कर खुशी खुशी कई दुकानों के चक्कर लगाया करता था। दूसरी तरफ उसे हर ऐशो आराम देने वाला पति था, जिसकी मर्जी के बिना श्वेता की जिंदगी का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। इसी यथार्थ वाली पटरी पर श्वेता की जिंदगी गाड़ी खिसकती जा रही थी, आगे भी इसी तरह सरकती हुई बढ़ती रहती अगर उस शाम सासू जी ने घर आए मेहमान दंपति से मिलवाने के लिए उसे बुलाने हेतु नौकर को उसके कमरे में नहीं भेजा होता। सीढ़ियों से उतरते वक्त जैसे श्वेता की नज़र मेहमान पर पड़ी, उसी पल चौंकने की स्थिति में सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर पैर रखना भूल गई और गिरती हुई श्वेता को बेहद फुर्ती से उठकर उस मेहमान ने संभाल लिया। भाभी जी जरा संभल कर, आपको मोच आ गई तो मेरा भैया और मौसा जी को भी तकलीफ होगी, अपना ख्याल रखिए। मुस्कुराते हुए अपनी जगह जाकर बैठ गया। बहू यह रोहन है, मेरी बहन का बेटा। संदीप की शादी में नहीं आ पाया था। कुछ महीने पहले ही इसने अपने साथ जॉब कर रही इस प्यारी सी जूही से शादी की है। अब इसका यही फरीदाबाद में तबादला हुआ है। इसी बहाने अब रोहन कुछ वक्त हमारे लिए भी निकाला करेगा। क्यों जूही बहू, आने तो दोगी ना हमारे रोहन को हमसे मिलने? जूही की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए दयामंत जी ने कहा, क्यों नहीं मौसी जी, बड़ों का सानिध्य तो छोटों के लिए आशीर्वाद होता है। आप कहे थे मैं रोज़ रोहन को लेकर आप लोगों से मिलने आ जाया करूँगी। कहते हुए जूही दयामंती के गले लग गई। जूही के इतने जल्दी मिक्सअप होने के हुनर पर श्वेता को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह आज तक अपनी सास से इस कदर बेतकल्लुफ़ नहीं हो पाई थी, जबकि दयामंत जी बेशक एक अच्छी सास कही जा सकती थी। रात का खाना खाकर रोहन और जूही अपने घर चले गए, परंतु जाते जाते श्वेता के ऊपर से शांत दिख रही जिंदगी में एक बड़ा सा पत्थर मार गए। उस रात संदीप संग नितांत निजी पलों में श्वेता की सोच पर रोहन छा चुका था। सीढ़ियों से फिसलते वक्त रोहन का उसे थाम लेना उन पुराने भावों को पूर्ण जीवित करने के लिए काफ़ी था। एक रात का यह सिलसिला कई रातों के साथ अपने याराना बढ़ाते हुए श्वेता की जिंदगी पर अपना वर्चस्व कम करता जा रहा था। कुछ समय बाद पता चला कि जूही अपने भाई की शादी में 10 दिनों के लिए लुधियाना जा रही है और इतने दिनों की छुट्टी न मिलने की वजह से रोहन शादी के दिन ही वहाँ पहुँचेगा। रोहन, इस बीच तुम खाना यहीं आकर खा लिया करना, यह दयामंत जी का फरमान था। नहीं मौसी, मेरा लंच ऑफिस कैंटीन में होगा और डिनर के लिए जूही मेड को बोलकर जा रही है। वह शाम को डिनर तैयार करके चली जाएगी।
वैसे भी दिन भर का थका हार आने पर यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। एक संडे मिलेगा, उस दिन मेड को भी छुट्टी देकर खुद अपनी पसंद का खाना बनाऊंगा, रोहन ने मुस्कुरा कर कहा। समय का अनवरत चलना उसकी नियति है। वह संडे भी आया जब डोरबेल की आवाज़ पर रोहन ने दरवाज़ा खोला। 11 बज रहे हो, तुम अभी तक सोए हो? चलो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। तुम्हारे लिए आज का खाना मैं बनाऊंगी, तुम्हारी पसंद की हर चीज़। श्वेता ने रोहन के हाथों को लेकर चूमते हुए बड़े प्यार से कहा। यह क्या कर रही हैं आप भाभी जी? आप मेरे बड़े भाई की ब्याहता हैं, एक संभ्रमत खानदान की प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण पिलर हैं आप। उसे मटिया मेट करने की कोशिश मत कीजिए। रोहन श्वेता की आवाज़ में एक टीसता सा दर्द था। पहले ही आज मैं तुम्हारी भाभी हूँ, पर इससे हमारी वह फीलिंग ख़त्म तो नहीं हो जाती जो हमने साथ में जी थी। उस वक्त आपकी इस फीलिंग का क्या हुआ था जब आप मेरी गुहार को लात मारते हुए आगे बढ़ गई थी? अब भूल जाओ ना उन बातों को, तुम सदा जूही के ही बनकर रहना, परंतु इस तरह अपमानित तो मत करो मुझे। मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा, आपकी वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ कि आप एक ब्याहता हैं और एक शादीशुदा मर्द के साथ अकेले उसके घर में मौजूद हैं, या जानते कि उसकी पत्नी भी घर में नहीं है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप घर से क्या झूठ बोल कर आई हैं? क्या बहाना बनाकर निकली हैं आप अपने घर से? रोहन, एक अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं ना हम? नहीं, अब मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा। जो महिला कमाऊ पति के लालच में अपने प्रेमी को छोड़ सकती है, जो अपने ससुराल में बिना बताए अपने प्रेमी से मिलने जा सकती है, उसकी पत्नी के गैर हाजिर में भी ऐसी औरत का विश्वास नहीं कर सकता। रोहन प्लीज चुप हो जाओ, इस तरह से शब्दों के नस्तर मत चुभाओ और यह आप कहना बंद करो। सच इतना ही कड़वा लग रहा है तो आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए, शायद आपको समझ नहीं आए। इसके बावजूद आपको बता दूं कि मेरे लिए शादी एक परंपरा से इतर और भी बहुत कुछ है, जो दो इंसान के साथ साथ दो परिवारों को भी एक ऐसे प्रेमिल धागे में बांधती है जिसके भाव से लबरेज होकर हम इंसान अगले 7 जन्मों के लिए उसी जीवन साथी को पाने की बातें करने लगते हैं। श्वेता रोहन की बातें सुनते हुए अपमानित सी होकर पत्थर की बुझ सी बन चुकी थी। रोहन ने आगे कहना शुरू किया। मैंने शादी के पहले ही जूही को अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता दिया था और सब कुछ जानने के बाद उसने शादी के लिए हामी भरी थी। मुझे नहीं लगता कि तुमने आनंद भैया को अपने पूर्व संबंध के बाद बताई होगी। अपने मन के चोर को पुरुष मानसिकता द्वारा नहीं स्वीकार किए जाने वाले खोखले तर्स से ढकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि सच बुनियाद पर खड़े रिश्ते तुलनात्मक रूप से बेहद मजबूत होते हैं। अगर कोई पुरुष अपने होने वाली पत्नी के पूर्व संबंध को सहज स्वीकार नहीं कर पाए तब रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूटना बेहतर, पर तुम्हें तो डॉक्टर संदीप से शादी करनी थी। तुम अपने पूर्व प्रेमी की बात बात पर रिश्ते को खोने का खतरा मोल लेने वालों में से नहीं हूँ, इतना मैं तुम्हें समझता ही हूँ। और अब एक आखिरी बात, मैंने और जूही दोनों ने एक दूसरे को पूर्व प्यार को जानते हुए इस रिश्ते को स्वीकार किया है, वो इसमें अब किसी और तीसरे का प्रवेश वर्जित है। क्या अब भी तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं रोहन, अब मुझे कुछ नहीं कहना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ भरपूर जियो, बस यही कहना है। डबडबा हुई आंखों से श्वेता अपने उस प्रेम को अंतिम विदाई देते हुए अपने अपमान के इस्ताप को जज्ब किए एक संबंध को ख़त्म करने की कोशिश में दरवाजे से बाहर तो निकल गई, परंतु क्या सच में किसी संबंध को ख़त्म कर पाना इतना आसान हो पाता है? श्वेता के दरवाजे से निकलते रोहन ने डबडबा चुकी आंखें पोंछी और सोफे पर निढाल से पसर कर बुदबुदाई। श्वेता, काश तुमने इस वक्त अपनी राहें नहीं बदली होती। मैंने इस रिश्ते को तो मार दिया, परंतु अपने उन एहसासों को कैसे मारूं जो बस तुमसे जुड़े हुए हैं? एहसासों के झूले पर सवार रिश्ते की अर्थी को ताउम्र कैसे ढो पाऊंगी मैं? कहते हुए रोहन दोनों हाथों को अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।